नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले दो महत्वपूर्ण एडिटोरियल की चर्चा यहां पर होगी, जो कि काफ़ी बड़े बड़े आर्टिकल हैं। पहले नंबर का आर्टिकल हम देखने वाले हैं, वो है पर्यावरण और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जो जजमेंट आया था, जिसमें बोला गया है कि भाई हमें ये अधिकार है कि हम भी क्लाइमेट चेंज के बुरे असर से बच सकें और इसके लिए सरकार को भी थोड़ा मदद करना पड़ेगा। सरकार ऐसा ना करे कि पर्यावरण को नष्ट कर दे डेवलपमेंट के नाम पर, या फिर क्लाइमेट चेंज का सीधा सीधा असर हम लोगों के ऊपर पड़ रहा है और सरकार चुपचाप हाथ में हाथ धर के बैठी रहे। तो आखिर पर्यावरण से रिलेटेड यदि हमें कोई कानून बनाना है तो वो कैसा होना चाहिए? क्या हम यूरोपीय कंट्री की बात कर सकते हैं कि भाई यूनाइटेड किंगडम ने बहुत अच्छा कानून बनाया, उसको भारत में लागू कर देते हैं? क्या ऐसे कॉपी पेस्ट करना कितना हद तक ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा होगी। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे एक और आर्टिकल की, जो कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज है ना, उनकी स्वायत्तता को अपनी मुट्ठी में लेने की बात करता है कि कैसे करके धीरे धीरे हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं आज के समय में दूसरी संस्थाओं के अधीन होते जा रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, मान के चल लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है, पहले अपनी फैकल्टी के लिए वो भर्ती खुद ही ले लेती थी, बच्चों को एडमिशन के लिए वो भर्ती खुद ही ले लेती थी। आज के समय में ऐसा हो गया है, ये नीट हो गई है, कहीं एनटीए हो गया है, दुनिया भर की संस्थाएं आ गई हैं जो कि उनके एग्जाम को आज के समय में कंडक्ट करा रही हैं और फिर इस प्रकार से घोटाले भी हमको देखने को मिल रहे हैं। तो इन सब बातों के ऊपर यहाँ चर्चा होने वाली है। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं पहले आर्टिकल को, जो कि क्लाइमेट चेंज के असर से निपटने के लिए एक कानून बनाने से रिलेटेड है। हमें एक ऐसा कानून लेकर के आना चाहिए जो कि भारत की प्रगति को भी बाधित ना करे, साथ ही साथ हम क्लाइमेट चेंज से लड़ाई लड़ सकें। कानून यदि हमें बनाना है तो इसमें सब तबके के लोगों को शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबके सुझाव लेना ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं यदि हम बात करें क्या केवल गवर्नमेंट ही इस मामले में आगे आ सकती है, तो ऐसी बात नहीं है। और अदर जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, एनजीओ है, ये लोग भी आगे आ कर के इसको इनेबल कर सकते हैं, इसको लागू करवाने में मदद कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक रिसेंटली जजमेंट आया था MK रजनीत सिंह एंड ORS वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला था कि भाई हमारे पास में जैसे बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं, शिक्षा का अधिकार है, बातचीत करने का अधिकार है, बसने की आज़ादी है, ठीक इसी प्रकार का एक अधिकार है फ्री फ्रॉम एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये भी अधिकार हमको मिला हुआ है। इसलिए सरकार ये नहीं कह सकती है कि सूखा पड़ा है, लोग अकाल के कारण मर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए सरकार को व्यवस्था करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से राइट टू लाइफ है, राइट टू इक्वालिटी है, ठीक इसी प्रकार के अधिकार हमको मिले हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था इस जजमेंट के माध्यम से। अभी लेकिन हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की हम बात कर रहे हैं। एक पक्षी है जो कि राजस्थान का कहना चाहिए राजकीय पक्षी है। अब इनकी संख्या तेज़ी के साथ में कम हो रही है। ऊपर से यदि आप इनके रहवास वाले एरिया में पावर ट्रांसमिशन लाइन लगा देंगे तो इनके प्राकृतिक आवास को खतरा रहेगा। तो सरकार यहाँ पे क्या काम कर रही है? सरकार अपने डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, क्लाइमेट एंड पर्यावरण के ऊपर सरकार का फोकस कम रहा है। तो सरकार ने ये कहा था कि भाई पक्षी के आवास की सुरक्षा का हम ध्यान रख रहे हैं, तो देश से जो नवीकरणीय ऊर्जा की जो कैपेसिटी है ना, वो कम होते जा रही है। हम नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं।
हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर सोलर प्लांट लगाएंगे, लेकिन फिर वो लोग जो रह रहे हैं, पक्षी पशु जानवर जो रह रहे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन इस आदेश को संशोधित करते हुए न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के त्वरित विकास को सक्षम करने के लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी थी। अब हम बात करते हैं जलवायु अधिकार, क्लाइमेट राइट्स एंड आर्टिकल 21। ठीक है, अब यहाँ पर एक एस्पेक्ट की बात करें यदि हम जजमेंट की, वो है क्लाइमेट राइट्स का, जो कि कहाँ पर देखने को मिलता है, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ के अंतर्गत एंड राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत ही ये क्लाइमेट राइट हमको मिला है। लेकिन इस जजमेंट के माध्यम से बहुत सारे अनरिजॉल्व क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, भले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये जजमेंट दे दिया है कि क्लाइमेट चेंज के बुरे असर से हम बचेंगे, ये हमारा अधिकार है, सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, एक बात का यहाँ पर ध्यान ये रखना है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं, क्या कोर्ट ने जलवायु संबंधी नुकसानों से बचने के मुख्य मार्ग के रूप में बड़े पैमाने पर स्वच्छ ऊर्जा एजेंडे को बढ़ा चढ़कर बताया है। इससे तो ये हो गया कि जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड चीज़ों को आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को आप बचा नहीं पा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की जो एडवर्स इफ़ेक्ट आएंगे, कैसे करके लोग अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे आने वाले समय में, ये भी एक क्वेश्चन खड़ा होता है। ठीक, साथ ही साथ एंड व्हाट माइट इट मीन फॉर द एजेंडा ऑफ द न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट, नई सरकार चुन करके आई है, कैसे करके वो इस मुद्दे को आगे लेकर के जाएगी, इसके ऊपर भी चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि भाई कोई भी एक कानून अम्ब्रेला लेजिस्लेशन नहीं हो सकता। एक ही कानून से आप, एक ही लाठी से आप सबको नहीं हाँक सकते हैं। अब आगे यदि हम बात करें कि अदर जो कंट्रीज़ हैं, क्या वहाँ से आप कुछ एक्सपीरियंस ले सकते हैं और आप फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं लेजिस्लेशन को, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके माध्यम से हम अपना विज़न तैयार करेंगे, कैसे करके इंगेज होंगे क्लाइमेट चेंज के साथ में, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग रीजन में हम क्रिएट कर सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं को, साथ ही साथ उनको कुछ पावर दे देंगे। एंड पुट इन प्लेस प्रोसेसेस ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड डेलिब्रेटिव गवर्नेंस इन एंटिसिपेशन ऑफ एंड रिएक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब जब हम बात ही कर रहे हैं कि हमें दूसरी दुनिया के लोगों से कुछ सीखने की ज़रूरत है, ठीक है, दूसरे दुनिया के लोगों से हमें सीखने की ज़रूरत है, यूरोपीय कंट्री से यदि हमें सीखने की ज़रूरत है, तो उनके नियम कानून क्या हमारे देश में पूरी तरह से लागू हो सकते हैं, इसके ऊपर मतलब आपको ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है। इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस तो हैं ही, तो इंडिया के लिए ये एक अच्छा कारण हो सकता है कि आप जो है क्लाइमेट लेजिस्लेशन बनाएं। लेकिन सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो क्लाइमेट के कानून रहते हैं, इनको आप आंख बंद करके कॉपी नहीं कर सकते हैं। इंडिया को ज़रूरत है कि वो ट्रांजिशन करे लो कार्बन एनर्जी फ्यूचर की तरफ में, जो कि रजनीत सिंह के जजमेंट में हमको देखने को मिला है। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हम इन्फोर्स करें एक राइट्स को अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ए क्लाइमेट चेंज। अब सपोर्टिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की हमें ज़रूरत है। क्लाइमेट लेजिस्लेशन शुड आल्सो क्रिएट ए सपोर्टिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। हम कह रहे हैं कि भाई क्लाइमेट के लिए हमको कानून बनाना है, तो इसके लिए सपोर्टिव रेगुलेटरी एनवायरमेंटल की भी हमको ज़रूरत पड़ेगा। जैसे कि हमें हमारी जो सिटीज़ हैं उनको सस्टेनेबल बनाना है,
ऐसा ना हो कि भाई बारिश के पानी की निकासी तक नहीं हो पा रही है, पीने की व्यवस्था तक नहीं हो पा रही है, रहने की स्टैंडर्ड व्यवस्था कैसी होना चाहिए, बिल्डिंग कैसी हो, मकान कैसे हो, साथ ही साथ हमारा जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो भी कैसा होना चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। यहाँ पर हम कुछ एडाप्टेशन ले सकते हैं जैसे कि हीट एक्शन प्लान्स, ठीक है, जो कि लोकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अच्छे होना चाहिए। साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप्स की तरफ आगे बढ़ें। जैसे कि आज के समय में सरकार जोर दे रही है कि भाई आप मोटे अनाजों की ज़्यादा खेती करिए, क्योंकि मोटे अनाज में आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, सूखे वाले कंडीशन में भी ये रह सकती हैं। एंड हमेशा से ही आपको यही ध्यान रखना है कि भाई यदि यूरोप में अमेरिका ने कोई कानून बनाया है तो आप पूरा का पूरा उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट ना करें। एक ही कानून से आप हर चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से भी हमको कुछ सीखने की ज़रूरत है कि भाई हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी डायरेक्शन को फॉलो करना है। बहुत सारे क्लाइमेट कानून कई सारी कंट्रीज़ में हैं, ज़्यादातर लोग यूनाइटेड किंगडम को फॉलो करते हैं। चूँकि यूनाइटेड किंगडम फोकस करता है नैरोली ऑन रेगुलेटिंग कार्बन इमिशन, वो कहता है कि कार्बन इमिशन हम कम से कम करेंगे, इसी को हम रेगुलेट करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम का जो ज़्यादातर फोकस रहा है ना, किसके ऊपर रहा है, कार्बन उत्सर्जन को कम करो, मोटरसाइकिल पेट्रोल डीजल से चल रही है तो उसको बिजली से चलाओ, ऐसा कार्बन इमिशन को कम करने की वो बात करता है। एंड इसके लिए उन्होंने सेट किया था रेगुलर 5 ईयरली नेशनल कार्बन बजट। क्या बोला जा रहा है, 5 साल के लिए नेशनल कार्बन बजट को तैयार करता है। 5 साल में मेरे को 50,000 या 1 लाख रुपए खर्चा करना है। इसके बाद उनको मैकेनिज्म में रखा जाता है ताकि ज़रूरत को, इसकी जो भी ज़रूरत है उसको हम पूरा कर सकें। देखिए, लेकिन इस प्रकार की जो सॉर्ट ऑफ अप्रोच रहती है ना, अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए इंडिया के लिए तो ये बेहतर नहीं मानी जाएगी। इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, हाईली वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, ठीक है। अभी उसको इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा खड़ा करने की ज़रूरत है। अभी इंडिया तेज़ी के साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर नहीं मूव कर पा रहा है, क्योंकि अभी तक उसने इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही खड़ा नहीं किया है। लोग ले तो लेंगे लेकिन चार्ज कहाँ करेंगे, लंबी दूरी के लिए हम लोग जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन चार्ज कहीं पर भी उतर सकता है करके। तो अभी हमें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की ज़रूरत है। What the country need is law that enable progress toward both low carbon and climate resilient development। तो ज़रूरत जो चीज़ की है वो है हमको किस प्रकार के कानून की, प्रोग्रेस के ऊपर भी ध्यान रखेगा, लो कार्बन इमिशन के ऊपर भी फोकस करेगा, क्लाइमेट रेजिलेंट डेवलपमेंट भी लेकर के आएगा। अब जो कानून हम लाना चाह रहे हैं, ठीक है, एक कानून होता है रेगुलेटरी कानून और दूसरा होता है इनेबलिंग कानून। तो जो रेगुलेटरी कानून होता है ज़्यादातर वो नैरो रूप में फोकस करता है, संकीर्ण सोच रहती है इसमें, ज़्यादातर एमिशन के ऊपर ही फोकस किया जाता है। एंड वो लोग ज़्यादातर सोचते हैं कैसे करके हमको लिमिटेड करें। एक कानून होता है इनेबलिंग वाला कानून। किस प्रकार का कानून ला सकता है इंडिया, इनेबलिंग टाइप का कानून ला सकता है। इसके माध्यम से क्या होगा, इसमें डेवलपमेंट फोकस्ड डिसीजन लिए जाते हैं, अलग अलग सेक्टर को शामिल किया जाता है, जैसे कि अर्बन, एग्रीकल्चर, वाटर, एनर्जी, ठीक है। बाय सिस्टमेटिकली आस्किंग वेदर ईच डिसीजन मूव द कंट्री, सबको ध्यान में रखो और हमेशा ये ध्यान में रखो कि कौन से डिसीजन से हमारा देश लो कार्बन ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सकता है, क्लाइमेट रेजिस्टेंस की तरफ आगे बढ़ता है। ये सब क्षेत्र को आपको छोड़ना नहीं है। अर्बन में देखिए, एग्रीकल्चर में देखिए, वाटर में देखिए, एनर्जी में देखिए। साथ ही साथ ये जो कानून होता है, इनेबलिंग लॉ होता है, इसमें जोर दिया जाता है एडाप्टेशन के ऊपर, ठीक है, जैसे कि हम मिटिगेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके अलावा ये जो कानून होते हैं ये प्रोसीजरली ओरिएंटेड कानून होते हैं।
इस प्रकार के कानून सपोर्ट करते हैं नॉलेज शेयरिंग को, ट्रांसपेरेंसी को, पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एक्सपर्ट लोगों का कंसल्टेशन होना चाहिए। इसके अलावा टारगेट हमको निर्धारित करना है, टाइमलाइन निर्धारित करना है और इनकी रिपोर्टिंग करते रहता है ना है टाइम में। इस प्रकार का कानून लाने की ज़रूरत है यदि क्लाइमेट चेंज से हमको लड़ाई लड़ना है। अगला जो महत्वपूर्ण फैक्टर आ जाता है वो फेडरलिज्म का आ जाता है। अब फेडरलिज्म क्या हो गया? भारत में शासन दो लोग मिला करके करते हैं, एक तो केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार तथा ये छोटी मोटी ग्राम पंचायत वगैरह सरपंच सचिव मिला करके। तो एक तरफ तो आपको ध्यान में ये रखना है कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार कानून बनाए और राज्य सरकारों को बोलो कि आप सब फॉलो करो। जब केंद्र सरकार कानून बना रही उस समय बाकी लोगों को भी बुलाइए, आप मुख्यमंत्रियों को साथ में बिठा करके बात करिए। साथ ही साथ आपको एम्पावर करने की ज़रूरत है लो लेवल पर। कुछ पावर आप दे दीजिए ना लो लेवल पर, ग्राम पंचायत को, जनपद पंचायत को, ताकि वो खुद से भी कुछ चीज़ें कर सकें। इस आर्टिकल में हम चर्चा करने वाले हैं कैसे करके हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी आज़ादी को छीना जा रहा है, पार्टिकुलरली एडमिशन के मामले में। पहले ऐसा होता था कि भाई ये जो यूनिवर्सिटी होती थी ना, अपने यहाँ पर एडमिशन के लिए खुद से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया करती थी। लेकिन बाद में ऐसा होने लगा, डिमांड उठने लगी, सरकार को भी ऐसा लगने लगा कि ये जो यूनिवर्सिटी है ना अपना चलाती हैं, धांधली करती हैं। हम एक काम करते हैं, हम कुछ ऐसी संस्थाएं बनाते हैं ताकि ये संस्थाएं इन सब का एग्ज़ाम लेंगी। एग्जाम्पल के तौर पर नीट जैसी संस्थाएं हो गई, ठीक है, जो कि मेडिकल में आपको एडमिशन दिलाने का काम करती हैं। लेकिन यहाँ पर भी देखा जाए बड़े व्यापक पैमाने पर घोटाला हो रहा है, साथ ही साथ एडमिशन में लेट लतीफ़ी हो रहा है। 6 महीना, 4 महीना, 1 साल बच्चे पीछे हो जा रहे हैं। इसलिए इस चीज़ को रोकने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार को ये सोचना है कि भाई जो स्टूडेंट लोग हैं उनके विश्वास को हम कैसे करके फिर से हासिल कर सकते हैं। यही बात तो जवाहरलाल नेहरू के ऊपर बोला जाता है कि भाई पहले के समय में ऐसा था ना कि जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी थी अपना एडमिशन के लिए खुद ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी और इसने सफलतापूर्वक काम भी किया है। इसके बावजूद भी आप देखेंगे ना क्या हो गया है कि भाई एनटीए ने एंट्री मार ली है। एनटीए कहता है कि हम आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। एनटीए का यहाँ पर बार बार जिक्र किया जा रहा है, जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। तो जो एनटीए है इसका बार बार यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है क्योंकि ये ही आज के समय में सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और जो वाइस चांसलर हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के जो वाइस चांसलर है, दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है, जो थिंकिंग ये रखते हैं, इस चीज़ को भी हमें समझने की ज़रूरत है कि भाई क्यों यूजीसी के जो चांसलर हैं वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम एनटीए ही कंडक्ट कराए। उसके पीछे रीज़न यही रहता है कि ये लोग अपनी गलती को छिपाना चाहते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ी ये लोग कर दिए हैं यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम कंडक्ट कराते समय, सोच रहे हैं कि हमारी पोल ना खुल जाए, तो एक काम करते हैं एनटीए को बोल देते हैं वो एनटीए ही हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। और इसके लिए ये लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ी भी करते हैं। जैसे कि देखा जाए ना, जवाहरलाल नेहरू की यदि हम बात करें, जिसको टाई करने की कोशिश करी जा रही है एनटीए के साथ में, ठीक है, जो बता रही है कि जितनी भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो प्रभावित होने वाली हैं एनटीए रेजिम के माध्यम से। जवाहरलाल नेहरू इंडिया की 2nd रैंक की यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जो कि प्रोड्यूस करती है एवरेज 650 पीएचडी बच्चों को हर साल। इसने कंडक्ट किया है खुद का ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके जितने भी प्रोग्राम चलते हैं यदि यहाँ पर आपको स्टडी करना है तो, ठीक है, लगभग 50 साल ईयर्स बिफोर 2017 के पहले तक ये व्यवस्था यहाँ पर चल रही थी। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए उस समय में
कभी पेपर कैंसिल नहीं किए गए, क्योंकि यहाँ पर अनफेयर तरीके से कोई चीज़ होती ही नहीं थी, ना तो पेपर लीक होता था। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है, नेट का एग्ज़ाम चालू हो गया है, ठीक है, और नेट में भी आप देखेंगे पेपर में गड़बड़ी हो गई, नीट में भी गड़बड़ी हो गई है। तो फिर इस प्रकार की जो संस्थाएं बनाई जा रही हैं आखिर हैं किस मतलब की। अब एनटीए की तरफ से मल्टीपल चॉइस का जो फॉर्मेट का क्वेश्चन आया था, इसका बल्कि वाइस चांसलर की तरफ से विरोध किया गया था। अब एनटीए जो आ गया है, एनटीए का दबदबा चल रहा है कि भाई मैं ही कंडक्ट कराऊंगा आपका, और कहीं यदि कोई गड़बड़ी हो गई ना, एक साथ एक लेवल में आप कराते ना, तो ऑलरेडी डिले हो ही जाता है। 8-8 महीने का डिले यदि पीएचडी एडमिशन में हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं बच्चों का 1 साल बर्बाद हो गया है। इसका जिम्मेदार कौन है। यूजीसी रेगुलेशन 2022 आया था एडमिशन के लिए, ठीक है, नवंबर 2022 में यहाँ पर गेजेट प्रस्तुत किया गया था भारत सरकार की तरफ से, जिसके माध्यम से बोला जा रहा है ये जो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं ना, ठीक है, पीएचडी के लिए इसी के माध्यम से एडमिशन लेंगे यदि उनको कोर्स करना है तो। अब इसमें ये बोला जा रहा है, ये जो रेगुलेशन आया था ना, इसने यूनिवर्सिटी की फ्रीडम को रिटर्न कर दी थी कि आप अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं। अब टीचर लोगों को ये लगा कि भाई कम से कम पीएचडी प्रवेश के लिए इन नए नियमों के कारण वो खुद अपनी परीक्षा कंडक्ट करा सकेंगे। लेकिन ये जो उम्मीद है ना, टूट गई थी, क्योंकि एनटीए फ्रेंडली जो हेड्स थे उनके इंस्टीट्यूशंस के, वो लोगों ने गलत, उनको कहना चाहिए गलत, इसके बारे में जानकारी दे दी। बहुत सारे शिक्षक लोग इसका विरोध कर रहे थे, टीचर विरोध कर रहे हैं, बच्चे विरोध कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को दरकिनार कर दिया गया है। एनटीए को एक बार फिर दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया सहित 3 अन्य यूनिवर्सिटीज़ के रूप में जेएनयू के लिए पीएचडी प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। इसमें कौन कौन शामिल है, सब आ गए हैं। जेएनयू आ गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गई, जामिया मिलिया आ गया है। तो इस संस्थान को भी एनटीए के अंतर्गत डाल दिया गया है पेपर कंडक्ट कराने के लिए। इस आर्टिकल में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार की तरफ से जो नए क्रिमिनल लॉ लाए गए हैं, जिनको बोल रही सरकार हम जो है 1 जुलाई से ना 1 जुलाई से नहीं, इसको कहना चाहिए लागू करने वाले हैं, और बहुत जल्दी ही इसमें कुछ अमेंडमेंट भी हमको देखने को मिल सकते हैं। 3 जो क्रिमिनल कानून थे उनको पास किया गया था संसद के द्वारा 2023 में। सेक्शन 106(2) की बात करें भारतीय न्याय संहिता की, जो कि प्रोवाइड करती है पनिशमेंट इन हिट एंड रन केसेस हैज़ बीन पुट ऑन होल्ड, इसको होल्ड में रख दिए। हिट एंड रन के अंतर्गत जैसे बात कर रहे थे ना, जो ट्रक के ड्राइवर लोग हैं, एक्सीडेंट हो जाता है तो ये काम करते हैं, कूद के भाग जाते हैं, तो उनको सज़ा देंगे, इसको सरकार ने होल्ड में रख दी है। नए क्रिमिनल कानून जो लाए गए हैं उनका क्या महत्व है। पहले नंबर की बात तो ये है, ये रिफॉर्मेटिव जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, सच एज कम्युनिटी सर्विस इंस्टीड ऑफ इम्प्रिजनमेंट। जेल में मत डालो, कुछ इनसे मेहनत मजदूरी करवा लेते हैं। हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उसको और भी ज़्यादा आधुनिक बनाने की बात यहाँ पर करी जा रही है। तो जो एक्स इंडियन पीनल कोड था पहले 1860 का, उसको ख़त्म करके नया हम ला दिए हैं। एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट करेंट नॉर्म ऑफ द क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस। एंड जो इन्फॉर्मेशन है उसका सीमलेस फ्लो होना चाहिए, कंटिन्यू उसका फ्लो बना रहना चाहिए। डेजिग्नेट to improve coordination and collaboration between parties involved in investigation and judicial proceeding। 2 चीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तब जाकर के जांच पड़ताल अच्छी हो पाएगी। किस किस के बीच में, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है और जो जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, दोनों के बीच में।
अब अलग अलग यहाँ पर मेजर पॉइंट बताए गए, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में क्या क्या चीज़ शामिल किए गए हैं। कम्युनिटी सर्विसेज आई है छोटे मोटे ऑफेंस के लिए, ठीक है, सच एज अटेम्प्टेड सुसाइड टू obstruct पब्लिक सर्वेंट्स ड्यूटीज़, ठीक है। जैसे कि इसमें बोला जा रहा है छोटे मोटे ऑफेंस शामिल हैं, ठीक है। अटेम्प्टेड सुसाइड टू ऑब्स्ट्रक्ट पब्लिक सर्वेंट्स ड्यूटीज़, सुसाइड जैसी बात यहाँ पर करी जा रही है। सेक्सुअल एक्ट्स अगेंस्ट वुमेन की बात करें, यदि 18 साल से कम उम्र की जो लड़कियां हैं उनको क्लासीफाई किया गया है एज ए रेप के तौर पर, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सेंट। टेररिस्ट एक्ट के अंतर्गत डिफाइन किया गया है एज ए सेपरेट ऑफेंस के अंतर्गत। नए कानून के जो मेन प्रोविज़न है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें जैसे कि प्रोविज़न किया गया है 0 FIR की बात करी जाती है, ठीक है। इसमें 0 FIR का प्रोविज़न किया गया है। इसके अंतर्गत फाइलिंग करी जाएगी एक FIR किसी भी पुलिस स्टेशंस पर, रिगार्डलेस ऑफ जुरिडिक्शन, जो उसके जुरिडिक्शन के हिसाब से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा पुलिस कंप्लेंट का, एंड मैंडेटरी वीडियोग्राफी होने वाली है क्राइम सीन्स की, ऑल हीनियस क्राइम्स के लिए। जब भी पुलिस चेक पड़ताल करने के लिए जाएगी तो उसको वीडियोग्राफी वहाँ की करना पड़ेगा। साथ ही साथ बोला जा रहा है ए पर्सन कैन नाउ रिपोर्ट इंसिडेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। आप रिपोर्ट कर सकते हैं किसी भी इंसिडेंट का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से, विदाउट द नीड टू विजिट पुलिस स्टेशन। आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से बैठे बैठे मोबाइल से फ़ोन लगा दीजिए। इसके अलावा फोकस किया जाता है किसके ऊपर, घर बैठे हम पुलिस को फ़ोन लगा सकते हैं और कंप्लेन कर सकते हैं। प्रोविज़न किया गया है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, गैंग रेप ऑफ माइनर एंड मॉब लिंचिंग के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ ऐसी महिला जिसका रेप हुआ है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ ए वुमेन रेप विक्टिम विल बी रिकॉर्डेड बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर। किसी महिला का रेप हुआ है तो उसकी जो जानकारी है FIR है कौन लिखेगी, महिला पुलिस अफसर ही लिखेगी, क्योंकि पुरुषों के सामने वो बेचारी अपनी बात अच्छे से नहीं रख पाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ में उस महिला के साथ में उसके गार्जियन रहेंगे या फिर उसके रिलेटिव भी रह सकते हैं, ठीक है। यदि किसी माइनर गर्ल्स का रेप किया जाता है तो उसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जीवन भर कैद की व्यवस्था करी गई है नए कानून में। साथ ही साथ ये जो नए कानून हैं इसमें सेडिशन चलता था पहले, अंग्रेज़ों के ज़माने में देशद्रोह चलता था। आप कोई भी ऐसा काम करें जिससे लोगों में नफरत पैदा कर दें, सरकार को गिराने की आप कोशिश करें। अब सरकार क्या कर दी, इसको ख़त्म ज़रूर करी है, लेकिन इसकी जगह में नया सेक्सेशन या फिर एक्ट अगेंस्ट कंट्री सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी चीज़ ला दी है। तो कुल मिलाकर के बदला कुछ नहीं है,